हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट एडिशन है, दैट इज़ 7th एडिशन, उसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत से लेक्चर देख चुके हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हम टोटल 8 चैप्टर हमारे कवर कर चुके हैं। प्रीवियस और लास्ट चैप्टर था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट हो गया, वो भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था, वहाँ से हमने शुरुआत की थी डीपीएसपी की, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हो गया। इसके हमने बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई सबसे पहले हम चीज़ देख चुके थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द फीचर्स हो गया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ प्लेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर, है ना। आर्टिकल 36 टू 51 हो गया। इसके बाद हमने देखा था कुछ क्लासिफिकेशंस हो गया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, इसको क्लासीफाई नहीं किया है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ईजीनेस के लिए हमने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, है ना। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हो गया, देन गांधीयन प्रिंसिपल, देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसके अंदर जो जो आर्टिकल्स आते हैं सभी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखे थे। क्लियर है। तो ये था कुछ कल का रिकैप। अब आप आज चालू करते हैं हम आज हमारे न्यू लेक्चर से, और इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले चीज़ डीपीएसपी का ही पार्ट है। फर्स्टली न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया। अब ये न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, तो फर्स्टली ये जब क्या थे, ओरिजिनली पार्ट 4 जो है उसका पार्ट नहीं थे, लेटर ऑन हो गया डिफरेंट अमेंडमेंट्स करके इन प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया गया, है ना। और इसने क्या किया, 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना वो ऐड किए थे डीपीएसपीस की लिस्ट में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 39 बात करता है टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट हो गया ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जो भी चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनके हेल्दी डेवलपमेंट की बात करता है, उनके न्यूट्रिशंस की बात करता है ना, उनके हेल्थ की बात करता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली आर्टिकल 39 के अंदर, जो कि ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद आता है आर्टिकल 39A क्या बात करता है, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस हो गया एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड हो गया टू द पुअर। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, है ना। ये सारी अथॉरिटीज़ जो है ना उनको एस्टेब्लाइज करने की बात हमें देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 39A। हम देखेंगे आगे जो लीगल सिस्टम के अंदर के क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ क्या है, किस तरीके से ये जो वीकर सेक्शन इन द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल ऐड किया गया था वो था आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या बात करता है, तो टू टेक द स्टेप हो गया टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ अ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई वर्कर जो हैं उनके मैनेजमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशंस होना चाहिए इंडस्ट्री के। ये आर्टिकल 43 ये बात करता है। आर्टिकल 48A भी ऐड करा गया था, जो कि 4th नंबर ऑफ आर्टिकल था। वो क्या बात करता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट हो गया एंड द सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता है आर्टिकल 48। क्लियर। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किए गए थे, ये 4 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। इसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 ईयर्स के लेटर हमें देखने को मिलता है आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी 1978 के अंदर जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनती है ना, जनता दल की, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। इसके अंदर आर्टिकल 38 ऐड किया जाता है 1978 में। आर्टिकल 38 क्या बात करता है, बात करता है स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द इनकम हो गया, स्टेटस, फैसिलिटीज़ हो गया, इन द अपॉर्चुनिटी, जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, है ना, इनकम के अंदर, स्टेटस के अंदर, सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको क्या करें, गल्फ हो गया, बिटवीन देम हो गया, शुड बी मिनिमाइज हो गया। ये चीज़ें ऐड की गई थी बाय 44th अमेंडमेंट। उसके बाद हम देखते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर, जैसा कि हम सभी को पता होगा आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, जो कि किसकी बात करता है, हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में देख चुके हैं। 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस की बात करता है। तो ये आर्टिकल भी कब ऐड किया गया था, बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, आर्टिकल 21A। और साथ ही साथ क्या है, अगर हम बात करें कुछ सब्जेक्ट मैटर हैं आर्टिकल 45 के। ओके, आर्टिकल 45 क्या था, डीपीएसपी था जो एजुकेशंस की बात करता था, और इसी को हमने अमेंड किया था
और एज आर्टिकल 21 ने ऐड किया था, जो कि 16 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। इसके अलावा हम देखें हम तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2011 के थ्रू क्या एक और आर्टिकल ऐड किया गया था, जो कि था आर्टिकल 43B, है ना, जो किसकी बात करता है, जो जनरली हम देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। कल हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कि ये भी क्या है, इनिशियली पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेटर इनको ऐड किया गया था। तो यही था 2011 के अंदर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया था, और DPSP के अंदर तो ऐड किया ही गया था अंडर 43B। क्लियर। तो ये कुछ हमें अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि क्या है इनिशियली, या फिर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि क्या है लेटर ऑन किए गए थे, और डिफरेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको ऐड किया गया था, जो कि इनिशियली पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंक्शंस बिहाइंड द DPSPs। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो DPSPs हैं, है ना, उनका स्टेटस क्या है। जो हमको पता है ये नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर है, और उसके क्या क्या रीज़न रहे होंगे, और अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या क्या कमेंट किए सैंक्शंस बिहाइंड द DPSP की। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सर BN राव की बात करते हैं। सर BN राव जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र माने जाते थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि वो इंडिविजुअल जो है ना उसके पास 2 कैटेगरी के राइट्स होने चाहिए, है ना। पहले जस्टिशिएबल होने चाहिए और दूसरे नॉन जस्टिशिएबल होने चाहिए। जस्टिशिएबल हमें पता है ये पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट थे। नॉन जस्टिशिएबल जो है ना ये हमें देखने को मिलते हैं यही DPSPs के अंदर, है ना। तो BN राव का यह कहना था कि भाई हर एक इंडिविजुअल जो है ना शुड बी इंडिविजुअल राइट हो गया, शुड बी डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी, फर्स्ट जस्टिशिएबल, सेकंड नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल हमें पता है फंडामेंटल राइट है, नॉन जस्टिशिएबल हमें पता है DPSPs है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी कुछ कमेंटेटर हैं, है ना, जैसे कि हमें पता है कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें, मलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हो गया टू द पीपल कैन अफोर्ड हो गया लाइट हियर बाय टू इग्नोर द प्रोविज़न इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब DPSP भले नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर है, बट कोई भी अथॉरिटी या कोई भी मिनिस्ट्री है वो इसको क्या नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज आर्टिकल 37 ऑलरेडी बोलता है हमें कि दीज आर द फंडामेंटल्स हो गया इन द गवर्नेंस हो गया और द गुड गवर्नेंस हो गया ऑफ द स्टेट। दैट्स वाई नो मिनिस्ट्री और द गवर्नमेंट कैन इग्नोर दिस प्रिंसिपल्स हो गया, बिकॉज इफ़ दे विल डू दैट हो गया दे विल सफ़र हो गया इन द नेक्स्ट हो गया इलेक्शंस और इन द कोर्ट ऑफ पीपल विच सम्मन्स हो गया इन एवरी 5 years, जिसको हम इलेक्शंस बोलते हैं, है ना। तो ये कहना था कृष्णोमिया। इसके बाद इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अ गवर्नमेंट हो गया विल रेस्ट हो गया ऑन द पॉपुलर वोट हो गया कैन हार्डली इग्नोर द DPSPs या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया विच शेपिंग हो गया इट्स पॉलिसी हो गया। इफ़ एनी गवर्नमेंट इग्नोर हो गया देम हो गया इट विल सर्टनली हैव टू आंसर हो गया फॉर बिफोर द इलेक्टोरेट हो गया एट द इलेक्शन टाइम। सेम चीज़ें जो हमने बात की यहाँ पे कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इनको इग्नोर करती है, तो उन्हें सफ़र करना होगा इलेक्शंस में और वो चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो ये कुछ हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलती है जो डिफरेंट कमेंटेटर्स हो गया, जैसे कि BN राव हो गया, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, उनकी इसके पीछे के सैंक्शंस हो गया DPSP के सैंक्शंस बिहाइंड देखने को मिलती है। अब कुछ रीज़न की बात करें हम कि क्यों DPSP जो है उसको नॉन एनफोर्सेबल रखा गया, तो ये कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं। फर्स्टली जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे और हमारा क्या है, हम इंडिपेंडेंस हुए थे 1947 के अंदर, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आया था 1950 के अंदर, तब क्या है हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, पॉवर्टी रैम्पेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर सफिशिएंसी भी हमारे पास नहीं थी। तो ये सिचुएशंस के अंदर क्या है, ये सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ इम्प्लीमेंट करना थ्रू आउट द कंट्री, तो उसके लिए क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए विच वर नॉट देयर विद अस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स वाई वी हैव पुट द DPSPs हो गया इन द नॉन जस्टिशिएबल कैटेगरीज। क्लियर है। सेकेंड थिंग की हम बात करें तो प्रेजेंस हो गया ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी एंड द बैकवर्डनेस। हमें पता है इंडिया के अंदर क्या है, रिलीजन ले लो, कास्ट ले लो, सेक्स ले लो, प्लेस ऑफ बर्थ ले लो, है ना, कास्ट ले लो, ये सारे क्राइटेरियाज़ के अंदर ह्यूज डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है और बैकवर्डनेस भी साथ में देखने को मिलती है। SCs ले लो, STs ले लो, OBCs ले लो, है ना। तो ये बैकवर्डनेस भी हमें क्या देखने को मिलती है,
नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलती है। तो इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस हो गया, सभी को सेटिस्फाई करना थ्रू दिस प्रिंसिपल्स है और सभी को एनफोर्सिएबल बनाना, ये पॉसिबल नहीं था उस समय। इसके अलावा क्या है, न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंस इंडिया था, ना रिसोर्सेज थे, ना आइडियाज़ थे, है ना, इतनी प्लानिंग भी नहीं थी, इतना मैनेजमेंट और इतनी ह्यूज ब्यूरोक्रेसी भी नहीं थी उस समय। इसीलिए ये तो कुछ कारण थे, ठीक है। इन सब कारणों के कारण हमें क्या देखने को मिलते हैं कि जो DPSPs हैं उनको एनफोर्सिएबल या जस्टिसिएबल नहीं रखा गया था। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे कुछ टेबल्स के अंदर आपको दिए गए हैं डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द DPSP। जो हमने बात की है वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, तो इसको आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं। सेम चीज़ें जो फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ी और अभी DPSP में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें, कुछ डिफरेंस के फॉर्म में दी हुई ये चीज़ें। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक से हमारा क्रिटिसिज्म, कि भाई जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने क्रिटिसिज्म देखे थे कि भाई फंडामेंटल राइट्स के भी क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म है, वैसे DPSPs के भी क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उन्होंने किए। पहली चीज़ है नो लीगल फोर्स। हम जानते हैं DPSP क्या है, नॉन जस्टिशिएबल हो गया, नॉन जस्टिशिएबल हो गया इन द नेचर, यानी इनको, इनके वायलेशंस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपील नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए अलग अलग कमेंटेटर ने इनको नो लीगल फोर्स के बेस पे क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे कि हम बात करते हैं KT शाह, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या है कि DPSP जो है ना वो एक चेक है, अ चेक ऑन द बैंक्स हो गया, पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक हो गया परमिट। मतलब ऐसा चेक है DPSP बैंक के अंदर जिसको तभी पे किया जाएगा जब बैंक के पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। समझ रहे? तो खाली एक चेक क्या है, एज इट इज़ पड़ा है, जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे वो एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा। तो ऐसी कमेंट करते हैं क्या, KT शाह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नसरुद्दीन हो गया, नसरुद्दीन जो है इनका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि दिस प्रिंसिपल जो है ना आर द नो बेटर देन द न्यू ईयर्स हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, विच नेवर बी फुलफिल। है ना, न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस की हम बात करें तो हमें पता है न्यू ईयर का रिजोल्यूशंस क्या होता है, जनरली लेते सब है पर एट द एंड हो गया कोई फॉलो नहीं करता है। तो यही चीज़ें नसरुद्दीन शाह जो है, नसरुद्दीन हो गया, इन्होंने कही है DPSP को लेके। केशी वेयर की बात करें हम तो केशी वेयर का क्या कहना है, तो केशी वेयर ने कहा है इनको DPSP को एज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स हो गया एंड द एस्पिरेशंस हो गया, है ना। तो मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस खाली बात की है, भाई ये एस्पिरेशन से एम्स है, पर इनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या है, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। साथ ही साथ हम बात करें सर आइवोरी जेनिंग की, तो सही सर आइवोरी जेनिंग का क्या कहना है, उनको कहना है कि दे आर ओनली अ पाइस एस्पिरेशंस हो गया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पीस एस्पिरेशंस देखने को मिलती है, इनकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। तो ये डिफरेंट कमेंटेटर्स हैं, इन्होंने डिफरेंट कमेंट्स किए। ऑल राइट, तो बात करते हैं हम सेकंड क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म सेकंड क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो सेकंड क्रिटिसिज्म क्या बात करता है, ये बात करता है इलॉजिकली अरेंज के दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आर द नॉट लॉजिकली अरेंज। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एन श्रीनिवासन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नेदर प्रॉपरली क्लासिफाइड हो गया नॉर लॉजिकली अरेंज। दीज डिक्लेरेशंस आर द मिक्सेस अप। ये क्या करती है, नॉट लॉजिकली अरेंज की गई है, ना ही प्रॉपरली क्लासीफाई की गई है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। किन चीज़ों को मिक्स करते हैं, मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड द सोशल क्वेश्चंस, है ना। मोस्ट वाइटल हम जानते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी है और अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, दोनों को क्या कर देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मोस्ट वाइटल्स हैं उसके कुछ प्रोविज़न और साथ ही साथ कुछ अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, उन दोनों को क्या करता है, ये दोनों को मिक्स कर देता है। यानी इसका क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को अलग से क्लासीफाई करना चाहिए और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें उनको साइडलाइन करना चाहिए। बट ये क्या करता है, DPSP दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देता है। हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, वाइटल इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन, उनको क्या होता है अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ के साथ मिक्स कर देता है। और ये जो मिक्सेस के कारण क्या होता है, ये प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं किए गए और लॉजिकली अरेंज भी नहीं किए गए। तो ऐसा कहना है एन श्रीनिवासन का। इसके बाद हम बात करें तो सर आइवोरी या आइवोर जेनिंग हो गया, इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है कि दीज प्रिंसिपल जो है ना द नो कंसिस्टेंट हो गया फिलोसॉफी। अगेन इनका भी यही कहना है कि
ये इलीगल इलॉजिकली अरेंज है, इनमें कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सेकंड क्रिटिसिज्म हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्रिटिसिज्म की, तो वो बोला जाता है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों बोला गया है? तो भाई कुछ कमेंटेटर्स हैं, उनका ये कहना है, जैसे कि हम बात करें सर आइवोरी जेनिंग, अगेन ये जो कमेंटेटर हैं आइवोरी जेनिंग, इनका क्या कहना है कि ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है डीपीएसपी की, जनरली है ना, कब लाई गई थी? 19th सेंचुरी के मिड में लाई गई थी, यानी कि 1950s के समथिंग लाई गई थी। तब की सोसाइटी की एस्पिरेशन से वो क्या थी? डिफरेंट थी। और अभी 21st सेंचुरी जो है उसकी एस्पिरेशन से, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना, उसके कारण हम बोल सकते हैं उन्होंने इसको क्या क्रिटिसाइज़ किया एज अ कंजर्वेटिव। ये चेंजेस नहीं किए गए हैं एज़ पर द प्रेजेंट नीड ऑफ द सोसाइटी, है ना, क्योंकि अभी की 21st सेंचुरी की नीड्स अलग हैं, है ना, तो ये डायरेक्टिव उसको क्या नहीं करते, फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिलती है अगेन आइवोरी जेनिंग की। क्लियर है कि ये कंजर्वेटिव है, तब की नीड अलग थी, उसके बेस पे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, पर प्रेजेंट नीड अलग है, तो ये नीड जो है ना उसको फुलफ़िल नहीं करता है। तब के ही प्रिंसिपल है, इसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए इसको एज अ कंजर्वेटिव जो है के नाम पे क्रिटिसाइज़ किया गया है आइवोरी जेनिंग के द्वारा। अगेन नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आता है कि इसके अंदर क्या है, जैसे कि के संथानन की बात करते हैं, के संथानम, इनका क्या कहना है? तो उन्होंने पॉइंट आउट किए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, है ना, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स कराता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स कराता है कि भाई देखो, सेंटर ने क्या किया, कुछ डायरेक्टिव इशू किए स्टेट को कि आपको ये जो डीपीएसपीज़ है इनको फॉलो करना है। अगर डीपीएसपी फॉलो स्टेट करने में क्या रहता है, नाकामयाब रहता है या मना कर देता है, तो सेंटर क्या करता है इन पे, यानी कि प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करके क्या कर देता है, स्टेट को खारिज कर देता है। स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि एग्जीक्यूटिव है उनको खारिज कर देता है और प्रेसिडेंट का रूल लगा देता है, जिसको हम प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी बोलते हैं, है ना, और स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये देखेंगे हम आगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सेंटर स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास किया, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, बट प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि ये बिल जो है वो अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी जो है उसके प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करता है और उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है या वीटो कर देता है। हम देखेंगे क्या वीटो पावर है, कौन कौन सी वीटो पावर है। तो क्या होता है, फिर भी क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सेम चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, कोई भी बिल को पास करते हैं अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और उसको करते हैं गवर्नर के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है। तो गवर्नर अगर रिटर्न कर देता है कि डीपीएसपी को क्या है फुलफिल नहीं करते, तो क्या हो, एक टाइप का हमें कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलता है सीएम और गवर्नर के पास। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, केस संथानम। क्लियर है। तो ये 4 लीगल बेसिस हमें देखने को मिलते हैं जिसके बेस पे क्या किया गया है, डीपीएसपी जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि भाई इसकी यूटिलिटी प्रेजेंट में क्या है। कुछ क्रिटिसिज्म देखे हमने, इंपॉर्टेंस भी ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी क्या है, इसकी यूटिलिटी जो है ना, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद, इन क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी इसकी क्या है, डीपीएसपी जो है इनकी यूटिलिटी कम नहीं होती है। जैसे कि हम बात करते हैं एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी कौन थे, तो भाई ये एक एमिनेंट जूरिस्ट थे, इन द डिप्लोमेट थे। इनका क्या कहना है कि भाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना आर द लाइफ गिविंग प्रोविज़न हो गया टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो क्या करते हैं, लाइफ देते हैं, लाइफ गिविंग प्रोविज़न्स हैं, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ ये कहते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलोसॉफी हो गया ऑफ द सोशल जस्टिस। तो ये कुछ कहना देखने को हमको मिलता है एल.एम. सिंघवी का। अगेन हम बात करते हैं एम.सी. चागला की। एम.सी. चागला, तो इनका क्या कहना, और ये थे कौन, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने क्या कहा था कि इफ ऑल दिस प्रिंसिपल्स हो गया आर द फुल्ली कैरिड आउट, आवर कंट्री वुड इंडीड हो गया बी अ हेवन हो गया ऑन द अर्थ, कि भाई इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर एक साथ फॉलो कर दिया जाए और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो तो हमारी कंट्री क्या बन जाएगी, एक हेवन बन जाएगी, यानी कि एक
स्वर्ग जैसा बन जाएगी, एक स्वर्ग जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में। और इंडिया वुड देन बी अ नॉट ओनली द डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सेंस बट ऑल्सो एज अ वेलफेयर स्टेट हो गया, लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर हो गया ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो ये कहना था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MC चांगला का। फिर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं उनका क्या कहना था? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे लेड डाउन द गोल ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच इज़ अ इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो गया, एज अ डिस्टिंग्विश हो गया फ्रॉम द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये इनका कहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। साथ ही साथ हम बात करें ग्रेनविल ऑस्टिल हो गया, इन्होंने भी कमेंट किए, इन्होंने ये कमेंट किया, इनका ये ओपिनियन था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया आर द एम्ड हो गया एट द फर्दरिंग हो गया द गोल हो गया ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशंस। ठीक है, साथ ही साथ कुछ BN राव हो गया, उनके भी कुछ कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा MC सेतवाले, MC सेतलवाद हो गया, सेतलवाद हो गया, ये क्या थे? फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हो गया। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। अटॉर्नी जनरल इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं, ये वकील होते हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स, वो होते हैं। तो ये MC सेतवाल जो थे, MC सेतलवाद जो है फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, वो क्या मानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना ऑल्दो कन्फर द नो लीगल राइट्स हो गया एंड क्रिएट द नो लीगल रेमेडीज़ हो गया बट आर द सिग्निफिकेंस हो गया एंड द यूजफुल हो गया इन द फॉलोइंग सेंस। पहला इन्होंने क्या बोला है कि दीज DPSP आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया फॉर द स्टेट। सेकेंड इन्होंने बोला दे सर्व हो गया एज अ यूजफुल बीकन लाइट हो गया टू द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट क्या कर सकती है, इनका यूज़ करके इंटरप्रिटेट कर सकती है लॉ को ऑन द बेस ऑफ वेदर दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, वेदर दे आर फॉलोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और नॉट, उसके बेस पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू भी पॉसिबल है। तो एज अ बीकन लाइट हो गया परफॉर्म करते हैं ये कोर्ट के लिए। साथ ही साथ हो गया दे फॉर्म्स द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड हो गया टू द ऑल स्टेट एक्शंस लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव, उनके ऊपर क्या डालते हैं, डोमिनेंट डालते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है अपनी लॉज के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। साथ ही साथ हो गया द एम्पलीफाई हो गया द प्रीएम्बल हो गया विच सोलेमली रिजोल्व टू सिक्योर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी, ये प्रिंसिपल प्रीएम्बल के अंदर है। तो ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं एम्पलीफाई करते हैं दीज प्रिंसिपल्स को। तो ये कहना है MC सेतवाले फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और भी कुछ बात करें हम और कौन कौन से रोल प्ले करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो बात करते हैं सबसे पहले दे फैसिलिटेट द स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी इन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन पॉलिसीज़। आप देखेंगे आर्टिकल 51 किसकी बात करता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करता है, इंटरनेशनल या फिर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। तो क्या करता है ये फैसिलिटेट कर रहा है इन शॉर्ट स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी इन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन पॉलिसी। दे आर द सप्लीमेंट्री हो गया टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके बहुत से फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं का यूज़ करके क्या है बहुत से प्रोविज़न जो है पार्ट 3 के अंदर ऐड किए गए, जैसे आर्टिकल 21 है, हमने रिसेंटली देखा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं देयर इम्प्लीमेंटेशन होगा क्रिएट अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो गया फॉर द फुल एंड द पावर एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऑफ कोर्स ये भी क्या है एक कमेंट देखने को मिलती है और यूज़ देखने को मिलता है हमको DPSP। साथ ही साथ दे इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस एंड द कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है कि इनके बेस पे अपोजिशन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो है उनके बिजनेस को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई आप क्यों इन DPSPs को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दे सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट हो गया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, द पीपल कैन एग्जामिन देम। ऑफ कोर्स इसके अलावा हम बात करें दे सर्व एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, रूलिंग पार्टी हो गया इरिस्पेक्टिव ऑफ इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैज़ टू रिकॉग्नाइज दीज प्रिंसिपल हो गया इन देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हो गया। भाई मैनिफेस्टो के अंदर तुमने DPSPs के बारे में बात की है हो चाहे ना हो, आप एक बार क्या होते हैं इलेक्ट हो क्या है और आपने गवर्नमेंट फॉर्म की, no matter which political party, which ideology you belongs to, but you have to use these DPSPs हो गया to formulate or to imbibe these DPSPs in your policies। क्लियर है। तो ये हमें कुछ देखने को मिलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ हो गया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब हम देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है ना हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिला है। ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुपीरियर है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया क्योंकि हमें पता है फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है जस्टिशिएबल है और DPSP जो है वो क्या है नॉन जस्टिशिएबल है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या है वेरियस केसेस रेफरेंस के थ्रू क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला है। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट केस हमें देखने को मिलता है 1951 का। 1951 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस जाता है जिसको हम बोलते हैं
चंपक दोरायराजन केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या रूल कर देती है कि भाई फंडामेंटल राइट और DPSP जो हैं इसके अंदर से क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जो है ना वो प्रिवेल करते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कन्फर हो गया टू एंड रन हो गया एज अ सब्सिडरी हो गया टू द फंडामेंटल राइट। भाई फंडामेंटल राइट के सब्सिडरी परफॉर्म करेगा DPSP, एज अ सब्सिडरी कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि भाई फंडामेंटल राइट हो गया कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चीज़ें लिखी। तो पहली चीज़ क्या है भाई, फंडामेंटल राइट के सब्सिडी देखने को मिलेंगे DPSP, साथ ही साथ पार्लियामेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। फिर सेकेंड केस हमें देखने को मिला था, फर्स्ट केस क्या था हमारा, चंपक दोरायराजन केस ऑफ 1951। अब सेकेंड केस हमें देखने को मिलता है गोलकनाथ केस 1967 का। गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और द एब्रोगेट द एनी फंडामेंटल राइट हो गया विच आर सेक्रोसेंट इन द नेचर। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं भाई, कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई फंडामेंटल राइट जो है ना उनको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। क्लियर है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का कहना। अब बात करें हम पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया इस पे कि भाई पार्लियामेंट, ऑब्वियसली पार्लियामेंट हो गया है तो गवर्नमेंट हो गया, रिएक्ट करेगी। भाई पार्लियामेंट के पास पावर कैसे नहीं है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, वो रिप्रेजेंटेटिव है, चूज एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके पास तो होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, जो कि 1976 का था, गोलकनाथ का केस। और पार्लियामेंट क्या करती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1971 के अंदर। इसके अलावा और भी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलता है सेम ईयर 1971 के अंदर। 24th अमेंडमेंट के थ्रू क्या करती है पार्लियामेंट, डिक्लेयर करती है कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है एब्रीज करने की और टेक अवे करने की एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 25 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिला था वो क्या बोलता है, तो उसके थ्रू क्या किया पार्लियामेंट ने, एक न्यू आर्टिकल ऐड किया था 31C, है ना, एक न्यू आर्टिकल ऐड किया था 31C, जिसको हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। 31C के अंदर दो प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात क्या बोली गई थी, 39B एंड 39C जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये क्या है, ये हमें देखने को मिलेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से अबो, यानी इन फंडामेंटल राइट से ये जो DPSPs हैं ये क्या होंगे, इन शॉर्ट अबो होंगे। और दूसरा प्रोविज़न क्या था कि भाई कोई भी एक्ट है उसको कोर्ट जो है ना क्या नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकता, यानी कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग द इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी हो गया, शेल बी क्वेश्चंस हो गया इन एनी कोर्ट हो गया ऑन द शेल नॉट बी, या शेल बी क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड सो दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट हो गया टू सच अ पॉलिसी। मतलब पहली चीज़ क्या बोली थी 31C के अंदर, जो कि 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। पहली चीज़ 39B एंड 39C जो है वो क्या है, अब वो देखने को मिलेंगे 14 एंड 19। और दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो गया ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हो गया, उसके ऊपर उसको चैलेंज किया था किसने, पार्लियामेंट ने 31C ऐड करके। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आएगा केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है ना क्या करेगा, आर्टिकल 31C जो ऐड किया गया था, हमने लास्ट स्लाइड में बात की, बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड जो किया गया था, उसको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले इसके एक प्रोविज़न को, यानी फर्स्ट प्रोविज़न जो था जिसके अंदर 39B एंड 39C ये दोनों आर्टिकल DPSP के हैं, और ये क्या बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ना उसको साइड करते हैं और इक्विटेबल रिसोर्सेज शेयर की बात करते हैं। ये जो है ना अबो है आर्टिकल 14 एंड 90, इसको क्या किया, अपहेल्ड किया, यानी एज इट इज़ रहने वाले हैं। बट जो सेकेंड प्रोविज़न था जो कि क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है ना उसको क्या करता था, चैलेंज करता था, उसको जुडिशरी ने क्या किया, इन द केस ऑफ 1973 केशवानंद भारती केस, जुडिशियल रिव्यू को चैलेंज करने का जो केस था उसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जुडिशियल रिव्यू एज इट इज़ ही रहने वाला है। ये रहेगा 39B और C इज़ अबो द आर्टिकल 1490। बट जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और वो किसी भी लॉ को किया जा सकता है। अब होता क्या है कि 42nd, अब गवर्नमेंट क्या करती है 3 years लेटर, यानी कि 1976 के अंदर क्या करती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करती है 1976 का। इसमें क्या करती है, एक्सटेंड करती है द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31C बाय इंक्लूडिंग
विद इन इट्स प्रोटेक्शन हो गया, एनी लॉज हो गया टू इम्प्लीमेंट द एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड नॉट द मेरेली हो गया, दो स्पेसिफाई इन आर्टिकल 39 एंड 39B एंड 39C। क्या करती है गवर्नमेंट, अब वापस छेड़ेगी किसको, जुडिशली को। भाई 31C के अंदर और भी कुछ प्रोविज़न ऐड किए गए थे, 39B और C वाली तो चीज़ें थी, इसके अलावा और भी कुछ प्रोविज़न ऐड किए। फिर इसके बाद क्या होता है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, जुडिशरी मिलती है क्या, मिनर्वा मिल केस 1980 का आता है। मिनर्वा मिल केस क्या देखने को मिलता है, 1980 का देखने को मिलता है, जिसके अंदर कौन से क्या चीज़ें क्लियर की जाती है। पहली चीज़ 39B और 39C, अब वो आर्टिकल 40, 90 एंड 31 है, पर 31 को रिमूव कर दिया गया है ना, 31 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, और आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया, यानी कि नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। तो इसकी हम बात नहीं करते, इसीलिए आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 जो है ना, अब वो 39B और C 39C देखने को मिलते हैं। अब मिनर्वा मिल केस 1980 का आता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हेल्ड करता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इज़ फाउंडेड हो गया ऑन द बेडरॉक हो गया ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द DPSPs। They together constitute the core commitment हो गया to the social revolution. They are like the two wheels हो गया of the chariot. कोई भी चैरियट होता है उसके 2 व्हील्स होते हैं तभी वो चल सकता है, वैसे ही दे आर लाइक द 2 व्हील्स हो गया ऑफ द चैरियट हो गया, बोथ फंडामेंटल राइट एंड DPSP। वन नो लेस देन हो गया द अदर हो गया, टू गिव द एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू द वन ओवर द अदर हो गया इज अ डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि दिस हार्मनी हो गया एंड द बैलेंस हो गया बिटवीन द टू हो गया इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अब फाइनली क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंट स्टेटस हमें फंडामेंटल राइट और DPSP का, कि फंडामेंटल राइट जो है ना इंजॉय द सुप्रीमेसी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, येट दिस डज नॉट मीन्स दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स so long as the amendment does not damage or destroy the basic structures of the constitution। मतलब दोनों के बीच में हार्मनी है, बट DPSP को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करना पड़े तो पार्लियामेंट कर सकती है, बट वो अमेंडमेंट जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को क्या नहीं करना चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंट स्टेटस हमको ये देखने को मिलता है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें फंडामेंटल राइट और DPSP में, तो 3 केसेस हमें हमेशा याद रखने हैं। अने वो 3 केसेस क्या होंगे, सबसे पहला चंपक दोराय राजन केस 1951, सेकंड केस हमें देखने को मिलता है गोलकनाथ केस ऑफ 1970 गोलकनाथ केस ऑफ 1967, और थर्ड केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, और एक और याद रख लेना मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। ये 4 केसेस याद रखने कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। फर्स्ट केसेस गोलकनाथ के अंदर क्या बोला गया कि भाई फंडामेंटल राइट प्रिवेल करते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या बोला गया कि भाई गोलकनाथ केस के अंदर फंडामेंटल राइट जो है उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। थर्ड केस में क्या बोला गया कि आर्टिकल 39B एंड C 39C वो क्या है, आर्टिकल 14 और 19 से अबोव मिनर्वा मिल के, और साथ में ये भी बोला गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मिनर्वा मिल केस 1980 में क्या बोला गया कि DPSP और फंडामेंटल राइट जो है ना दोनों के बीच में बैलेंस बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP। और प्रेजेंट स्टेटस ये है कि भाई DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमेसी दी गई है इसको, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बट अगेन बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, उसका वायलेशंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जो 2 स्मॉल टॉपिक्स बाकी है हमारे, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन कौन से एक्ट ला के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया गया है आज तक, साथ ही कुछ डायरेक्टिव्स देखने को मिलते हैं जो आउटसाइड द पार्ट 4 देखने को मिलते हैं हमको। ये जो 2 टॉपिक है स्मॉल टॉपिक हम कल के या नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हमारे। क्लियर है? उसके बाद हम कंटिन्यू चालू कर देंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और कुछ नया सीखा हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम इस इनिशिएटिव्स को, जो कि क्या है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते है ना, बड़े बड़े जो वेरियस हैवी कोर्सेज देखने को मिलते हैं हमें, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम मैक्सिमम रीच हमारी हो सके। क्लियर है? तो बस हम एंड करेंगे आज के लेक्चर को, तब तक के लिए जय हिंद।